तो आइए आज हम पढ़ते हैं परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जब किसी वस्तु की मात्रा या मापतोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे और, बहुत, अधिक, सब, कम, थोड़ा, कुछ आदि। 2, 4 या दर्जन या अंशतः आदि। मतलब निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक में संख्या का बोध हो रहा था, यहाँ पे किसी वस्तु की मात्रा का बोध हो रहा है। जैसे 2 किलो, 2 लीटर, है ना। जो द्रव्य वस्तुएं होती हैं, जो पदार्थ होते हैं, जैसे हमारा ग्रोसरी का सामान हो गया, है ना, 2 किलो चावल हो गया, 4 लीटर दूध हो गया, है ना, बहुत सारा दूध हो गया। तो अगर हम बोलेंगे 4 किलो दूध तो वो निश्चित परिमाण में आएगा, और हम बोलेंगे थोड़ा दूध या ज़्यादा दूध तो वो अनिश्चित परिमाण में आएगा। ठीक है ना। तो परिमाणवाचक में क्या होगी? अगर किसी वस्तु की मात्रा हो या तो, यानी कि जिस वस्तु को हम गिन नहीं सकते, जिसे हम सिर्फ या तो माप सकते हैं या फिर हम उसको तोल सकते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं इसके, एक बार इनको देख लेते हैं। मुझे 4 किलो चीनी दो, मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगा, आज मुझे बहुत काम है। तो ये जो 4 किलो है, ये जो बहुत सारा है, ये जो 3.5 मीटर है, ये जो बहुत है, ये सब क्या हैं? ये सब हैं परिमाण बोधक विशेषण। क्या है जी? परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। परिमाण बोधक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो जी ये 2 होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है ना। निश्चित में क्या आएगा? जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जहाँ से एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा हो। ठीक है ना, 1 किलो या 2 किलो। अनिश्चित में क्या होगा? थोड़ा, बहुत। ठीक है ना, थोड़ा, बहुत, थोड़ा या बहुत। तो ये हमको अनिश्चित संख्या के बारे में, अनिश्चित परिमाणवाचक के बारे में बताएगा विशेषण में। ठीक है ना। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध हो, निश्चित मात्रा का बोध हो, फिक्स मात्रा का, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो, देखो 1 किलो एक पता चल रहा है ना संख्या, कि 1 किलो मात्रा है। 2 मीटर, तो यहाँ पे देखो 2 निश्चित है, 1 तोला, तो यानी कि जो संख्या यहाँ पे दी गई है माप के सामने वो निश्चित बताई गई है। 4 गज 10 हाथी, 3 लीटर, है ना, शेर भर। तो ये सब क्या है? निश्चित है। और अनिश्चित में क्या होगा? वहाँ पे ये ना आके 1, 2, 3 ये नहीं आने के, वहाँ पे आएंगे आपका थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम, अधिक, है ना, कुछ, ऐसे वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बाजार से 1 तोला हींग लेते आना। तो इसमें जो ये 1 तोला है, ये है आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद गाय ने 4 लीटर दूध दिया, इसमें जो 4 लीटर है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगा, निश्चित परिमाणवाचक है। 4 गज मलमल ले आना, निश्चित परिमाणवाचक है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, 4 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब ये जितनी भी संख्या लिखी हुई है सारी या तो मापी जा सकती हैं या तोली जा सकती हैं, ये गिनी नहीं जा सकती, इसलिए इसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ना कि संख्यावाचक विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रकार पढ़ते हैं हम इसका, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण थोड़ा देख लेते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसका बोध हो? निश्चित मात्रा का बोध न हो, यानी कि अनिश्चित मात्रा का बोध हो, उसे अनिश्चित
परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सब, कुछ, थोड़ा, ठीक है ना, और, बहुत सारा, पूरा, अंशतः। तो आप मुझे बताओ, मैंने कहा मैंने थोड़ा दूध पिया, तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि मैंने कितना दूध पिया? ये तो आप अंदाज़ा लगाएंगे भाई थोड़ा दूध पिया, लेकिन कितना थोड़ा पिया वो नहीं। मैंने कहा मैंने बहुत ज़्यादा दूध पिया, आप तब भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैंने कितना दूध पिया। हाँ, अगर मैं बोलता मैंने 2 किलो दूध पिया, या मैंने 4 किलो दूध पिया, या मैंने 1 गिलास दूध पिया, तो अगर उसके सामने मैं फ़िक्स क्वांटिटी लगाता हूँ तो आप बोलोगे कि वो निश्चित है। लेकिन अगर फ़िक्स क्वांटिटी नहीं है, मैं थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ग्लास में थोड़ा दूध है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, ठीक है जी। बाज़ार में बहुत मिठाइयाँ हैं, है ना। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, गिलास में थोड़ा दूध है, वह बहुत खाता है, कृपया थोड़ी सी मदद करो, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की। तो ये जितने भी येलो वाले शब्द हैं ना, थोड़ा सा, बहुत, बहुत, थोड़ी सी, अंशतः, ये सब होंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है जी, परिमाणवाचक विशेषण, ये चीज़ आपको समझनी है। चलिए फिर वही वाली बात जो कि हमने ऊपर पढ़ी थी संख्यावाचक विशेषण में। फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है भैया। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अगर किसी भी निश्चित संख्या के अगर आप पहले लगभग या करीब लगा दें, या उसके अंत में ओ प्रत्यय लगा दें, ओ, तो वो क्या हो जाएगी, निश्चित से वो अनिश्चित हो जाएगी। सेम संख्यावाचक विशेषण वाला। जैसे अगर मैं देखूं बिना लगभग के, देखो अभी थोड़ी देर के लिए इस लगभग को भूल जाओ, अब इस शब्द को पढ़ो, मेरे पास 4 लीटर दूध होगा, तो ये निश्चित है क्योंकि हमें अपनी फिक्स पता है कि 4 लीटर दूध है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे पास लगभग 4 लीटर दूध है, तो अभी मुझे ये पक्का नहीं पता कि ये 4 लीटर है, 3.25 है, 4.5 है ना। इतना पता है कि 4 लीटर के आसपास है, तो फिक्स नहीं पता। तो हमने क्या किया, लगभग लगाते ही क्या हो गया, ये निश्चित से अनिश्चित हो गया। ऐसे ही मेरे सूट में लगभग 4 मीटर कपड़ा लगेगा, हमें पता नहीं कि 4 लगेगा, कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा। मेरे पास करीब 50 किताबें हैं, अगर ये बोलता मेरे पास 50 किताबें हैं तो मैं मान लेता भाई 50 है पूरी, लेकिन मैं बोला करीब 50, यानी कि 50 हो भी सकती हैं, 49 भी हो सकती हैं, 48 भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा है कि अगर किसी भी निश्चित, चाहे वो संख्यावाचक है चाहे वो परिमाणवाचक है, अगर हम उसके स्टार्टिंग में लगभग या करीब शब्द जोड़ देते हैं तो निश्चित परिमाणवाचक संख्या या निश्चित संख्यावाचक जो संख्या है, विशेषण है जो, वो अनिश्चित में बदल जाएगा। या फिर इसके अंत में आप ओ लगा दो, तब भी ये किस में बदल जाएगा, अनिश्चित में बदल जाएगा। जैसे कि अगले वाला एग्जाम्पल देखते हैं। सैकड़ों लीटर दूध खराब हो गया, है ना। अगर हम बोलते कि सैकड़ा लीटर दूध खराब हो गया, सैकड़ा, तो क्या होता, हमें पता लगता कि भाई 100 लीटर दूध लगभग ख़राब हुआ है। लेकिन सैकड़ों यानी कि पता नहीं 100 हुआ है, उससे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि लास्ट में ओ लग गया, तो ये निश्चित से क्या हो गया, अनिश्चित बन गया। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आराम से समझाऊंगा, आपकी पहली बार में समझ में आने के पूरे चांसेस हैं। देखिए इसकी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है ना, कि ये वर्क सिर्फ करेगा या तो निजवाचक और पुरुषवाचक, इनको छोड़ दो। इसके बाद बचे जितने भी हैं सारे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण अपने आप बन जाएंगे। पुरुषवाचक को आप इसलिए नहीं ले सकते सर्वनाम में, क्योंकि उसमें क्या होगा, मैं उत्तम, तुम मध्यम और अन्य पुरुष, है ना। तो उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आते हैं। निजवाचक में निजत्व का बोध आता है, स्वयं के लिए होता है, तो वहाँ तो हम इसे लागू नहीं करेंगे। उसके बाद जितने भी बचे सर्वनाम के जितने भी भेद हैं, उसमें से पुरुषवाचक और निजवाचक को निकाल दो, जितने भी बचे, चाहे वो सर्वनाम के हैं चाहे संज्ञा के हैं, संज्ञा के तो सारे ही हैं, तो उन सब के अगर आगे जहाँ सर्वनाम लगता है वहाँ पे अगर हम इन शब्दों का इस्तेमाल करें विशेषण का,
तो वो क्या हो जाएगा, वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह गाय सुंदर है। अब ध्यान से देखो, जो ये वह शब्द है, ये संज्ञा के स्थान पर आया या सर्वनाम के स्थान पर आया, है ना। तो ये क्या हो गया बताओ, सार्वनामिक विशेषण। ये लड़के क्या कर रहे हैं, ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। कोई आदमी आया है, कोई भी सर्वनाम ही होता है, लेकिन ये स्टार्टिंग में आ रहे हैं, यानी कि संज्ञा का स्थान ले रहे हैं। वह नौकर नहीं आया, संज्ञा का स्थान लिया। उस बालक के पास मेरे से दुगना धन है, संज्ञा के साथ में आया। तो ये संज्ञा का स्थान जो विशेषण शब्द ले रहे हैं उसे ही संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हम कहते हैं। चलिए अब देखते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक मौलिक और एक यौगिक। एक मौलिक और एक यौगिक। मौलिक सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा भाई, मौलिक सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो सर्वनाम बिना रूपांतर के, यानी कि जो मूल सर्वनाम है वही संज्ञा के स्थान पर आ जाए, है ना। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, अब जा यह वह कोई कुछ, ध्यान से देखो, यह वह कोई कुछ, ये क्या है, सर्वनाम है। हमारे सर्वनाम 11 होते हैं मूल सर्वनाम। अब ये कहाँ जाएंगे, ये संज्ञा की जगह लगेंगे। और किस में लगेंगे, विशेषण में, क्योंकि शब्द विशेषता बताएगा। तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्योंकि मूल शब्दों का यूज़ हो रहा है सर्वनाम के, तो मूल सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे वह लड़का विद्यालय जा रहा है, वह सार्वनामिक शब्द है, लेकिन ये संज्ञा के स्थान पे आया है। क्योंकि अगर यहाँ संज्ञा लगाए तो देखिए किसी का नाम आ सकता है, क्या बताओ, राजू विद्यालय जा रहा है ना। तो दूसरे में यह है, संज्ञा के स्थान पे आया, कोई संज्ञा के स्थान पर आया, कुछ संज्ञा के स्थान पे आया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सार्वनामिक शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, मूल सार्वनामिक विशेषण। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताए। यानी कि ऐसा सर्वनाम का शब्द ढूंढो जिसके पीछे कोई प्रत्यय लगा दो और उसके जोड़ने से जो नया शब्द बने, ठीक है ना, और जो शब्द की विशेषता भी बताए संज्ञा की, वही यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो। जैसे ऐसा, कैसा, जैसा, जितना, कितना, इतना, जादी, ये वाला, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है यौगिक के। देखो कैसे संज्ञा के स्थान पे आए हैं ये। उसमें सर्वनाम आ रहे थे, ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा, तो उसमें सा प्रत्यय जुड़ रहा है। कौन सा, सा प्रत्यय। कैसा घर बना है, कैसा सामान लाए हो, कितने आदमी थे तो कितने हो गया, जैसा देश वैसा वे, जैसा हो गया। ये जितने भी स्टार्टिंग में शब्द आ रहे हैं ये सब सर्वनाम की जगह यूज़ हुए हैं, संज्ञा सर्वनाम की जगह यूज़ हुए हैं, और ये शब्द की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे यौगिक में। क्योंकि जितने भी ये जो दिए हैं, ऐसा, कैसा, कैसा, सब में सा प्रत्यय लगा है। और हमें यौगिक में क्या होता है, प्रत्यय पीछे से जुड़ता है। इसमें ने जुड़ा हुआ है, इसमें भी सा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई सर्वनाम भी संज्ञा के स्थान पर आते हैं, सार्वनामिक विशेषण भी संज्ञा के स्थान पर आते हैं, तो कैसे पता चले कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है, बात समझना, अभी मैं सर्वनाम के बारे में बोल रहा हूँ। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर हो रहा है उसको तो हम नॉर्मली सर्वनाम कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले हो, ठीक है, या बाद में हो, तो वो विशेषण के रूप में होता है, उसे ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आइए इस उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान से देखिए इस वाले को, वह सुंदर है, तो इसमें क्या है, वह जो है वो सर्वनाम है, क्योंकि वो संज्ञा का स्थान ले रहा है, सर्वनाम, ठीक है ना।
वह सुंदर है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह गाय सुंदर है। अब यहाँ पे संज्ञा कौन है? यहाँ पे देखो, वहाँ पे वह सुंदर है, अब वह कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता है ना, सिर्फ सर्वनाम का यूज़ किया है, लेकिन इसमें संज्ञा भी बताइए कि गाय है। समझे बात को? तो सर्वनाम का भी यूज़ हो रहा है और संज्ञा भी लिखी जा रही है अलग से, गाय। तो ये अंतर है, ये होगा मूल सार्वनामिक विशेषण। तो ये अंतर है सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ आपको कि वह अच्छा है, वह अच्छा है, तो वह क्या होगा? सर्वनाम, और अच्छा क्या होगा? विशेषता। लेकिन अगर मैं बोलूँ वह, अगर मैं ये बोलूँ कि वह लड़का अच्छा है, वह लड़का अच्छा है। अब ध्यान से देखो, मैंने ये नहीं बोला वह अच्छा है, वह लड़का अच्छा है। तो लड़का यहाँ क्या है? संज्ञा हो गया भाई, किसी व्यक्ति का नाम, जाति सब संज्ञा में आती हैं, तो ये संज्ञा हो गया। अभी संज्ञा से पहले ये देखो, वह के रूप में सर्वनाम का यूज हो गया। यानी कि जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आए, संज्ञा के बाद में सर्वनाम आए, उसे ही मूल सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे एग्जाम्पल से भी आपको सेट हो जाएगा। देखिए, पहले वाक्य वह सुंदर है, मैं वह शब्द सर्वनाम है क्योंकि यह शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर आया है। बात को समझना। दूसरे वाक्य में वह गाय सुंदर है, मैं शब्द सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा? वह, क्योंकि इस वाक्य में वह शब्द संज्ञा गाय के आगे लगभग उसकी गाय की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। क्योंकि इस वाक्य में वह शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ पे गाय की विशेषता बता रहा है। और चलिए अब हम देखते हैं परिमाणवाचक एवं संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है, जो कि हमने ऊपर पढ़े थे। परिमाणवाचक और संख्यावाचक में क्या अंतर है, ठीक है ना। देखिए, जिन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता, सिर्फ उनकी मापतोल की जा सकती है, उन्हें हम बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। सिंपल सी बात है। और जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4, उन वस्तुओं को हम बोलेंगे क्या? बताइए? संख्यावाचक विशेषण। सिंपल सी बात है। अब अगर संख्या निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित तो अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही मात्रा अगर निश्चित है तो निश्चित मात्रावाचक, अनिश्चित तो अनिश्चित मात्रावाचक होगा, ठीक है ना। जैसे अब हम अगर देखें, लिखा हुआ भी है, जिन वस्तुओं को 1 2 3 4 अर्थात संख्या के रूप में नहीं गिना जा सकता, यानी कि सिर्फ माप तोल की जा सकती है, उन्हें ही परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास थोड़ा दूध है, तो दूध जो है वो किसकी मात्रा है? सॉरी, थोड़ा जो है वो किसकी मात्रा है? दूध की मात्रा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी परिमाणवाचक विशेषण। और चूँकि थोड़ा लिखा हुआ है तो ये फिक्स मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये परिमाणवाचक तो है लेकिन ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। अगर यहाँ होता कि 2 लीटर दूध है तो वो निश्चित परिमाणवाचक था, लेकिन केस कुछ भी हो, बात दूध की हो रही है, तो यहाँ पे दूध को क्या होता है, ना तो दूध को मापा या तोला ही जा सकता है, तो ये क्या होगा? ये होगा परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे संख्यावाचक की, तो जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके या जिन्हें संख्या के रूप में गिना जा सके, जैसे 1 2 3 4, उन्हें हम बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे मेरे पास एक पेन है, तो ये क्या है? संख्यावाचक है। लेकिन संख्यावाचक का कौन सा प्रकार है? क्योंकि 1 जो है फिक्स संख्या है, तो ये क्या होगा? ये होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है जी। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। विशेषण की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं? देखिए, विशेषण की मोस्टली अगर हम देखें तो 3 अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम, सबसे ज़्यादा बेहतरीन अवस्था, ठीक है ना। तो तीनों को देख लेते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं:
मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। ठीक है जी। तीनों अवस्थाओं के माध्यम से अगर आप विशेषता बताने वाले विशेषण के गुण दोषों के कम ज़्यादा होने के तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर बात है कि इन तीनों अवस्थाओं से एक दूसरे में अध्ययन किया जाएगा, वो भी तुलनात्मक। कोई चीज़ किसी से बढ़ के होगी, कोई चीज़ किसी से बढ़ के होगी। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। देखिए जैसे गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ही यह तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। मतलब जो हमारी मूलावस्था है, उत्तरावस्था है और उत्तम अवस्था है, ये इसकी लिमिटेशन है। यानी कि सिर्फ ये वैरी जो करेंगी, ये सिर्फ लागू होंगी किस पे, या तो गुणवाचक विशेषण पे लागू होगी, या तो गुणवाचक पे, या अनिश्चित पर, और अनिश्चित कौन सी, संख्यावाचक, और इधर परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों में ही तुलनात्मक अवस्थाएं होंगी। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि संख्यावाचक में तो अनिश्चित, और परिमाणवाचक में निश्चित, और एक गुणवाचक, इन तीनों पर ही लागू होगा। ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं मूलावस्था। मूलावस्था में विशेषण शब्दों का किसी अन्य से तुलना नहीं कराया जाता, बल्कि वह विशेषण शब्द अपनी मूल प्रारंभिक अवस्था में ही रहता है। मतलब मूल अवस्था में रहेगा, उसका किसी दूसरे विशेषण से हम क्या करेंगे, तुलना नहीं कराएंगे। चलिए देखते हैं भैया इसको भी। ये देखिए जैसे सुंदर, चतुर, बलवान, है ना, बुद्धिमान, तो ये सब क्या है, ये मूल अवस्था है। देखिए पूजा सुंदर लड़की है, अरविंद बुद्धिमान लड़का है, खलीद बलवान है। क्या आपको लग रहा है कि पूजा की किसी दूसरे से तुलना की गई है? नहीं, सीधा बोला गया पूजा सुंदर लड़की है, अरविंद बुद्धिमान लड़का है और खली बलवान है। अगर ये बोलता पूजा निशा से सुंदर है, तो वहाँ पे क्या होता, आपस में तुलना हो रही है, तो वहाँ पे पूजा को निशा से उत्तम बताया गया है। समझ आओ मेरी बात को। जहाँ तुलना होगी वहाँ पर हम बात करेंगे या तो उत्तरावस्था की या उत्तम अवस्था की। लेकिन जो मूल अवस्था है उसमें सुंदर सुंदर रहेगा, उसमें एक नॉर्मल शब्द आएगा, भाई फला सुंदर है, फला बुद्धिमान है, फला बलवान है। ठीक है ना, नॉर्मल शब्दों का यूज़ होगा। ऐसे ही आपको आगे पता लग जाएगा। जैसे हम आप उत्तम अवस्था पढ़ोगे, देखो ये रही उत्तम अवस्था, इसमें दो व्यक्तियों के या वस्तुओं के, या तो व्यक्तियों या वस्तुओं उनके गुण एवं दोषों की तुलना की जाती है। भैया तो उनके गुण की दोष कि वो उससे इतना अच्छा है, या उसके दोष की तुलना कि वो उससे इतना बुरा है। इन सब का क्या करा जाएगा, तुलना की जाएगी। यानी कि एक के गुणों को दूसरे से ज़्यादा बताया जाएगा, या एक के दोष को दूसरे से ज़्यादा बताया जाएगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मूल अवस्था है उसमें दो व्यक्तियों में या दो वस्तुओं में आपस में तुलना नहीं होगी, वो मूल ही रहेगा। लेकिन उत्तरावस्था में तुलना होगी। चलिए पढ़िए उत्तरावस्था को अब एक बार फिर से। उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के गुण एवं दोषों की तुलना की जाती है, और उनमें से किसी एक के गुण या दोष को दूसरे से अधिक बताया जाता है। ठीक है, और इनमें ज़्यादातर हम कौन सा शब्द जोड़ते हैं तुलना के लिए, तर शब्द, जो कि एक तत्सम शब्द है। ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल से आपकी समझ में आएगा। अधिक बलवान, अधिक बुद्धिमान, अधिक बलवान, जैसे अरविंद गोपाल से अधिक बुद्धिमान है, तो यानी कि अरविंद की तुलना गोपाल से की गई है, तो ये क्या आएगा, ये आएगी उत्तरावस्था। कविता सविता से अधिक सुंदर है, तो कविता की तुलना सविता से हुई है। अगर ये शब्द होता कविता सुंदर है तो ये होती मूल अवस्था, लेकिन शब्द आया कविता सविता से अधिक सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगा अब, उत्तरावस्था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं उत्तम अवस्था को। इसमें हम तर भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, तर, ठीक है ना, कविता सविता से अधिकतर सुंदर है। ठीक है ना, चल जाएगा ये भी, क्योंकि इसका प्रत्यय शब्द है। उत्तम अवस्था देखते हैं। इसमें आप दो से भी अधिक व्यक्तियों को, देखिए मूल अवस्था में
किसी की तुलना किसी से नहीं होगी। जो दूसरा है उत्तरावस्था, जो आपका दूसरा है उत्तरावस्था, उसमें दो व्यक्तियों की तुलना होगी। किसकी होगी? उसमें दो व्यक्तियों की तुलना होगी या दो वस्तुओं की, यानी कि मिनिमम दो होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने के, उससे कम नहीं होने के। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं उत्तम अवस्था की, तो इसमें जो व्यक्ति होंगे जी वो दो से अधिक होंगे और वस्तु भी दो से अधिक ही होगी। और अब करना वही है सेम कि या तो दो से अधिक व्यक्ति हों या दो से अधिक वस्तु हों, उनके गुणों की व दोषों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी कि उनके गुण व दोषों की तुलना की जाती है। फॉर एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊं आपको, इसमें लास्ट में तत्सम शब्द यानी कि तम लगा देते हैं। पहले वाले में कुछ नहीं लगाना, दूसरे वाले में तर आएगा, तीसरे वाले में तम आएगा। उत्तरावस्था में तर आएगा, उत्तम अवस्था में तम आएगा। यानी कि जब किसी एक को सबसे अधिक गुणवान बताया जाता है या सबसे अधिक दोषी बताया जाता है, क्योंकि देखिए हमें गुण भी बता सकते हैं, उसके दोष भी बता सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, तम शब्द का इस्तेमाल करेंगे उत्तम अवस्था में। जैसे अधिकतम, ठीक है ना, सबसे अच्छा यानी कि अच्छे से भी अच्छा, सबसे कम, सबसे अधिक, जहाँ पे दो या दो से अधिक वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन हो, चाहे वो गुण के रूप में हो चाहे दोष के रूप में हो, या तो सबसे ज़्यादा होगा या सबसे कम होगा। अधिकतम भी हो सकता है, अधिकतम मतलब क्या हो, अधिक से भी ज़्यादा, तो या तो तम लगाओ, ठीक है ना, या सबसे अच्छा लगा दो, सबसे कम लगा दो, या तो सबसे लगा दो या तम लगा दो। बात को समझने की कोशिश करना। पहले में सिंपल रहेगा, दूसरे में दो वस्तु या व्यक्तियों का या दो वस्तुओं का क्या होगा, गुण दोषों में एक दूसरे की तुलना की जाएगी। लेकिन उत्तम अवस्था में क्या होगा, दो से अधिक वस्तुओं की या व्यक्तियों की तुलना की जाएगी। उत्तम अवस्था में तम का प्रयोग किया जाएगा और उत्तर अवस्था में तर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सबसे अधिक बुद्धिमान है, यानी कि सबसे, किसी एक व्यक्ति से तुलना नहीं करी इसकी है, सभी से कर दी है। जितने भी क्लास में बंदे प्रोफेसर हैं, जितने भी उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, सबसे तुलना कर दी, यानी कि अब बंदे दो से अधिक हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह बताओ उत्तम अवस्था, ठीक है ना। हम ये भी बोल सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सबसे अधिक बुद्धिमान है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अधिकतम बुद्धिमान है। वो सबसे अधिकतम ही होता है, कौन, अधिकतम भी। मेरी कक्षा में अरविंद सबसे अधिक बलवान है। देखो या तो सबसे अधिक लगाओ, मतलब या तो सबसे शब्द का प्रयोग करो या तम शब्द का प्रयोग करो, तम का, ठीक है ना। भारतीय क्रिकेट टीम सबसे अच्छी खिलाड़ी है, सबसे अच्छी, या भारतीय क्रिकेट टीम अधिकतम खिलाड़ी, हाँ भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी धोनी है। हम ये भी लिख सकते हैं, या हम तम का यूज़ करके भारतीय क्रिकेट टीम में अधिकतम अच्छा खिलाड़ी धोनी है, तो हम यहाँ अधिकतम भी लगा सकते हैं। यानी अधिकतम का मतलब क्या होगा, सबसे अधिक या सबसे अच्छा, ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। विशेषण की तीनों अवस्थाओं के रूप कुछ इस प्रकार हैं, ये आप जरूर देख लेना। ये है मूलावस्था जो जुगित रहती है, उत्तरावस्था जिसमें तर का प्रयोग होता है, उत्तम अवस्था जिसमें तम का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे हम देखें मूल अवस्था, देखें न्यून, अगर उत्तरा में तो न्यूनतर, और इसमें न्यूनतम, यानी कि न्यूनतर से भी ज़्यादा कम। ऐसे यहाँ पे लघु, लघुतर, लघुत्तम, तो सब में इन शब्दों को अगर ध्यान से देखें तो सब में उत्तर अवस्था में तो तर का यूज हुआ है, ठीक है ना, देखिए आप। और जो आपका न्यूनतम उत्तम अवस्था है, उत्तरा के दूसरा उत्तम अवस्था है, उसमें तम शब्द का प्रयोग हुआ है लगातार, देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी की तुलना नहीं होगी, यहाँ पे दो व्यक्तियों की तुलना होगी या दो वस्तुओं की तुलना होगी, और यहाँ दो से अधिक व्यक्तियों की या वस्तुओं के गुण या दोषों की तुलना होगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।